Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में ही कहा कि इस बार जो है हमारे द्वीपों से लोकसभा 2024 के एमपी इलेक्शन में बहुत सारे प्रत्याशियों ने भाग लिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी प्रत्याशियों से मिले और उनसे बात करें, उनसे चंद सवाल करें। जो सवाल हम जनता जो है हमें कमेंट्स में पूछती है, हमें फोन करके पूछती है, जनता के दिलों में है। हर जनता से ये मुमकिन नहीं है कि वो हर प्रत्याशी से मिल सके, तो हम उनकी आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं। उनके जो सवाल होते हैं, हम जो प्रत्याशी हैं हम उनसे पूछते हैं ताकि उनके दिलों में जो भी सवाल है उनका उन्हें जवाब मिल सके। तो इस वक्त हम जो है उषा जी के साथ हैं, जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय है, और इनका जो सिंबल है वो है बांसुरी यानी फ्लूट। तो इस सिंबल के साथ इन्होंने जो है अपनी दावेदारी दाखिल की है इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में। और अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें जानें, उनको समझें, उनके मैनिफेस्टो को समझें और फिर आप निर्णय लें कि आपने उन्हें अपना अगला सांसद चुनना है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम उषा जी आपको हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार उषा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप कृपया अपने बारे में बताएं। मैं उषा कुमारी मेरा नाम है। यहाँ की हम लोकल परमानेंट रेसिडेंशियल है। मेरे नाना जी श्री लेट लॉ राजू यहाँ के फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। 117 ईयर्स उनका एज है। करीबन अभी कुछ 2-3 महीने पहले उनका देहांत हुआ है, तो मैं उनकी नातिन हूँ। तो हम लोग परमानेंटली यहाँ के पैदाइशी लोकल हैं। तो काफ़ी सारा बात में हम लोग देखते हैं कि लोकल और बाहर का लोग में कोई आजकल फ़र्क ही नहीं आ रहा। कल उतरते और उनका आइलैंडर बन जाता, परसों उतरते आधार कार्ड बन जाता। तो हम लोग कम से कम कुछ एक यहाँ का मिट्टी में जो हम लोग पैदा हुए, कुछ एक हद तक हम लोग भी तो एक कोशिश करें कि इस मिट्टी के लिए कुछ तो कर सके। हम लोग लोकल होने का कुछ एक फर्ज जो हम लोग अदा कर सके, इसलिए हम लोग सोचे कि हर बार जरूरी नहीं कि कोई एक बड़ा पार्टी ही खड़ा हो और हम लोग उनका पीछे उनको वोटिंग करें, उसके बाद रिजल्ट आपको 0। 5 साल में रिजल्ट मिलता 0। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वादे बहुत सारे, लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट हुआ वाला इतिहास ही नहीं। चलिए, ये आपने अपने बारे में बताया कि ये जो है अंडमान की लोकल है एंड इनका जो मेन मुद्दा है कि कई सारे अंडमान के जो लोकल है उनसे जुड़े मुद्दों का कोई समाधान नहीं मिलता। शायद यही उनका जो है अपना जो प्रचार का मेन माध्यम रहेगा। मेरा वही है, या बिल्कुल प्रायोरिटी इन्हीं टॉपिक में देना है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उषा जी, इससे पहले आपने किसी भी प्रकार के चुनाव में
हिस्सा लिया है? हाँ जी, आपको कौन कौन से? काउंसिल इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करी है, प्लस आपको पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करी। मतलब लास्ट मेरा राजनीति करियर करीबन 17-18 साल भाजपा में है। उसमें हम स्टेट का माइनॉरिटी मोर्चा का स्टेट वो रही है महिला, उसमें से स्टेट सेक्रेटरी रहा करी है। हम यूनिट प्रेसिडेंट से बीजेपी में हिस्सा ली थी। उसके बाद धीरे धीरे करियर अप हुआ, तो काफ़ी लंबा अरसा बीजेपी में हम लोग दिए हैं। लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद जब समझ में नहीं आ रहा कि भाई सही गलत लोग समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग उतर के इंडिपेंडेंट हो गए। कभी आप प्रधान या जिला या वार्ड काउंसलर कभी बने? हाँ, जिला में इससे तो नहीं, वार्ड काउंसिल में लड़े थे, जिसमें इंडिपेंडेंट कर थे, जिसमें हम जीत नहीं पाई थी। उसमें बीजेपी जीते थे। तो फिर हम बोले कि नहीं, चलो थोड़ा सा अपर चल के देखते। जरूरी नहीं कि एक ही टाइम में आप इलेक्शन लड़ो, एक ही टाइम में जीत जाओ, ऐसा जरूरी भी नहीं। कोशिश करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वार्ड मेंबर जीतना आपके लिए संभव नहीं हो पाया, तो आपको लगता है कि संसद चुनाव में आपको मौका मिल पाएगा, जनता आपको चुनेगी? देखिए, जनता को अगर मुद्दा हम लोग का समझ में आता है, अगर वो सही में यहाँ का उनको लगे कि हम लोग अंडमान का द्वीप के लिए कुछ भलाई करना है, जितना हम लोग देख चुके हैं इतना लंबा अरसा में, बहुत कुछ मेडिकल से लेके देखिए, अब हर एक कहीं भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं सिरदर्दी लोकल वालों के लिए मैक्सिमम सिरदर्द है। बाकी के लिए सब कुछ चलता है, सब हो जाएगा। लेकिन बाकी मतलब कौन है? बाकी मतलब मेलंडर है, देखिए आंगनवाड़ी का फैसिलिटी आता है, यहाँ का लोकल बच्चा लोग को भी वही फैसिलिटी है, जो कल का उतरे वाले हैं वो भी आधार कार्ड और वही लेके जाते हैं, वही आंगनवाड़ी में हम लोग का यहाँ का बच्चा लोग को भी सेम फैसिलिटी है, बाहर से आए वाले लोगों के लिए भी फैसिलिटी वही है। ये बाहर वाले कौन है? हिंदुस्तान भारतीय तो है ना? भारतीय है, लेकिन अंडमान का परमानेंट निवासी लोग नहीं है। जैसा अब आपको क्या बोलेंगे, तिहाड़ी मजदूरी में आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग किसी को उठा के लाते हैं, कुछ समय वो यहाँ आते वक्त खाली एक थैली का सहारे यहाँ पे पहुंचते हैं, भाई कॉन्ट्रैक्टर हमको लाया। कुछ समय बाद उनका कोई ऐसा वो नहीं कि अब 6 महीना काम करके आपको लौटना है, 1 साल में काम करके आपको लौटना नहीं। ऐसा तो कोई कानून है नहीं हमारे अंडमान में। हाँ जी, यहाँ आते हैं और उसके बाद में यहाँ में रह जाना, थोड़े दिन में एग्रोजमेंट कर लेना, घर बना लेना, वहीं यही बच्चे पढ़ते, यही सब। मतलब हम लोग पोर्ट ब्लेयर वाले, देखिए अंडमान और निकोबार दोनों पोर्ट ब्लेयर ही का पोर्ट ब्लेयर में हम लोग का हिस्सा आते। आप एक बात बताइए, हम लोग यही का पैदाइश हो के हम लोग को ट्राइबल पास मांगता है निकोबार जाने के लिए, मांगते हैं ना, जो कि हम लोग का पैदाइश है। और उसके बाद में हम लोग उतने ही दिन रुक सकते हैं जितना टाइम हम लोग को पास है, उससे ज्यादा हम लोग निकोबार में भी रुक नहीं सकते, यहाँ का पैदाइश होने के बावजूद भी। लेकिन क्या रीजन है ट्राइबल पास के? वो तो हमको समझ में नहीं आता। सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं ना, और ट्राइबल का सेफ्टी के लिए भी तो कि उनका जो भी कल्चर है, उनका जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो खराब ना हो, तभी ना एडमिनिस्ट्रेशन लगाए। हम ही लोग को भी अगर ये पाबंदी यहाँ इसका अंदर है, देन एग्री। अब ये बात ठीक है, चलो उनका उसमें कोई सुरक्षा में खलन ना हो, ट्राइबल से हम लोग उनको डिस्टर्ब ना करें, ठीक माना। लेकिन मेरा बोलना ये नहीं कि हम लोग को निकोबार से दिक्कत है, दिक्कत मेरे ये है कि मेलैंडर जो यहाँ में आते हैं वो परमानेंटली यहाँ पे बस रहे। तो आप चाहते हैं कि जो मेलैंड से लोग आते हैं उनको यहाँ पे परमानेंटली ना बसाया जाए? क्यों, क्या वजह? वो भी तो भारत के नागरिक है, तो आपके हिसाब से वो कौन सी वजह है जिससे आप चाह रहे हैं कि भारत के दूसरे हिस्से से जो लोग आते हैं उनको यहाँ पे बसने ना दिया जाए? क्या रीजन है वो बताइए। रीजन ये है कि पहले देखिए यहाँ पे कम लोग थे, कम सारा पैसा में यहाँ सारा चीज मिल जाता था। अभी जैसे सब्जी उगाने वाली को देख लीजिए, पहले कम हम लोग को लागत लगता था सब्जी का, तो कम उगाना पड़ता था, दाम कम में मिल जाता था। अभी आपको जितना ज्यादा लोग आते जाते भरते जाते, लागत आपको उतना ही मतलब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ रहा है, उससे दाम भी आपको उतने ही, मतलब जितना ज्यादा लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, आप उसमें गाड़ी हो दो, घोड़ा हो दो, मतलब भीड़ भाड़ ये वो, जिसमें से पूरा का आप कस्बा में चले जाएंगे, आप देखिए भातू बस्ती के चेक पोस्ट, आप तो रिपोर्टर आप देखते होंगे, सुबह का आप 7 बजे जाके देखो, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश हम लोग अंडमान का अंदर आके बस गया। पर अब बांग्लादेश क्यों कह रहे हो उन्हें? वो तो भारत के नागरिक है ना। मेरा बोलना है भारत के लोग हैं, लेकिन टोटली उसमें बाहर के ही मेलैंडर के लोग हैं, वो बिहार से आए या बंगाल से आए या राजस्थान से, ये कुछ नहीं। पर आपने कहा बांग्लादेशी है, ज्यादातर बंगालीज है जो कॉन्ट्रैक्टर का बंगालीज है, पर बंगाल के है, बांग्लादेशी तो नहीं है ना। मतलब हम लोग को लगेगा कि हाँ भाई एक पूरा टोली वहां पे खड़ा है जो बंगालीज लग रहा है कि भाई पूरा एक छोटा क्या बोलेंगे, छोटा बांग्लादेश यहाँ में और आपको लगता है कि जितने भी वहां आते हैं डेली वो लोग वहां पे सुबह सुबह क्या करते हैं?
वो तो मजदूर के लिए वहां पे खड़े रहते, कोई उनको तिहाड़ी मजदूरी के लिए ले जाएगा, फिर आएगा और शाम को जितने आते हैं आपको सबको लगभग डेली कुछ ना कुछ काम मिल जाता कुछ है। ना कुछ काम मिलता है या नहीं मिलता वो मुझे ठीक से नहीं पता, उतना ऑब्जर्व हम नहीं करिए, लेकिन बस मेरा बोलना है कि ये मेरा मेन मुद्दा वो है, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहती। मेरा मुद्दा ये है कि जो यहाँ का आइलैंडर को देखिए, फ्री 42 आइलैंडर स्मार्ट कार्ड, ये जो कार्ड का महत्व है, उसका महत्व यहाँ का अंडमान का लोगों को फैसिलिटी मिलना चाहिए। हम लोग कहीं बाहर जाते तो हम लोग एक ठेला भी लेके जाके हम लोग बाहर हम चलिए, हम भी यहाँ कलकत्ता आती जाती काम का वजह से, मेलन जाते, हम लोग क्या यहाँ से जाएंगे सडन वहां में ठेला लगा देंगे, हम लोग को कोई लगाने देगा? वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का जो म्युनिसिपल नगर निगम कोई भी तुरंत पूछ लेगा कि आपका आई कार्ड दिखाइए, आप कहाँ के हैं, आप किधर से आए, कुछ समय ही हुआ इसके अंदर आके आपको हुआ, अब यहाँ पे ठेला नहीं लगा सकते, खुद पुलिस ही उठा के फेंक देगा। लेकिन हम लोग का यहाँ में क्या है कि 4 ही दिन होता है, यहाँ बाहर के लोग आते, कुछ ना कुछ धंधा, किसी का धंधा पानी से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि उसके लिए कुछ तो ऐसा बने कि उन लोग में, हम लोग में, लोकल में और मेलैंडर में कुछ तो फर्क हो। हजारों की संख्या में जो है, खासकर आप मजदूर वर्ग की बात कर रहे हैं, अगर आप उनका डाटा निकालोगे तो हजारों की संख्या में ये लोग हैं हमारे अंडमान निकोबार में, जो यहाँ के जो लोकल्स ही हैं, और डिफेंस एरिया हो गया और बाकी कितने सारे कॉन्ट्रैक्टर जो काम लेते हैं, उनके काम में सहयोग देते हैं, मजदूरी के तौर पे काम करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तो उतने वर्कर्स आपको अंडमान निकोबार के लोकल्स मिल जाएंगे? लोकल वर्कर्स का बात हम नहीं बोल मैं just जानना चाह रहा हूँ। हाँ, वर्कर्स तो हम लोग इतना नहीं मिला, क्योंकि काफी लोग सरकारी नौकरी वाले, ठीक है, काफी लोग का खेती बाड़ी है, लेकिन मजदूरी का ये मतलब नहीं कि आप परमानेंटली यहाँ बस जाओ, कुछ एक उनके लिए कुछ एक बनना चाहिए। जैसा बीच में लोकल बॉन्ड एसोसिएशन निकाल रहे थे इनर लाइन परमिट, कि कुछ समय तक आप यहाँ रुक सकते हैं, आपका वक्त खत्म हो गया तो आपको जाना है। तो आपका उनके यहाँ पर आके काम करने से कोई एतराज नहीं है, आप ये चाह रहे हैं कि ये लोग परमानेंट सेटल ना हो करके, इस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं? ओके। और रहा बात यह, क्योंकि परमानेंट सेटल होते होते मैक्सिमम जगह हो गया एंग्रोचमेंट होके, पूरा आधा से ज्यादा अंडमान घर बन के वो हो गया। चलिए, ये तो हुआ मजदूर वर्ग के लोग जो यहाँ पे काम करने आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? अगर आप शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप जाओगे, जो पहले नील एंड हैवलॉक नाम से जाना जाता था, और हमारे पोर्ट ब्लेयर में भी कई सारे पूंजीपति पैसे वाले लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना होटल, रिजॉर्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस उन्होंने यहाँ पे शुरू किया है। क्या उनके लिए भी ये लागू होता है आपका ये जो मांग है, या सिर्फ मजदूर वर्ग के लोगों के लिए? क्या उन लोगों को बिजनेस करने का अधिकार है, यहाँ पे अंडमान में आके जमीन खरीदने का अधिकार है उनको, या उनको भी सिर्फ चंद जैसे आप कह रहे हो वर्कर लोग को 5-6 महीना आए, यहाँ पे कुछ अधिकार ना दिया जाए और अपना चले जाए? बात मेरा पूंजीपति, देखिए यहाँ बात अमीर और गरीब का, मजदूर या साहूकार का नहीं हो रहा। लेकिन आज तक किसी ने उस बारे में बात नहीं किया ना, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं, यहाँ पे जमीन खरीदे हैं और अपना बिजनेस सेटअप किया उन्होंने, तो इससे आपको एतराज नहीं है? वही बोले, बात मजदूर साहूकार में नहीं है, बात है मेलैंडर और पोर्ट ब्लेयर का। हम तो मुद्दा बना रहे पोर्ट ब्लेयर, मेरा मुद्दा है यहाँ का आइलैंडर का फैसिलिटी को। लेकिन ये जो रिजॉर्ट खोलने आते हैं यहाँ पे बाहर से आई मीन भारतीय लोग ही भारत के दूसरे हिस्सों से बिजनेस लाते हैं यहाँ पर, होटल्स बनाते हैं, ट्रैवल एजेंसीज चलाते हैं, ये तो इकोनॉमिकली भी हमारे द्वीपों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और साथ ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी तो लाते हैं ना। एम्प्लॉयमेंट लाना और परमानेंट बसना दो अलग बात है। अभी हम लोग भी देखिए, अभी 6 महीने के लिए तो आके अपना कोई कंपनी या रिजॉर्ट तो नहीं खोल सकते ना, वो रहेंगे तो परमानेंट। भारत के लोग भी जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, ये तो देश के अंदर का बात है, दुबई जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, आप बताइए उनका वीजा कितना टाइम के लिए रहता है? वो तो अलग बात हो गई, इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। यहाँ पे ये तो हमारे भारत का हिस्सा है, समय के बाद आपको वापस जाना है, तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी वीजा सिस्टम लगाया जाए? बीच में हम लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के एक भाषण सुनी थी जिसमें बात उठा था, आपको तिरंगा पार्क में बात उठा था कि हम वो गई थी, मीटिंग अटेंड करी थी, पब्लिक मीटिंग था, उसमें इनर लाइन परमिट के ऊपर बहुत जोर दे रहे थे। मेरा मुद्दा वो ज्यादा बेहतर है कि इनर लाइन परमिट होने से कुछ समय के लोग आएंगे, अपना काम काज करेंगे, वो लोग वापस अपना चले जाएंगे। तो आपका मैनिफेस्टो में ये एक अहम मुद्दा है। पहले एक मामला था कि डॉलीगंज में अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको 50 तरह का सिस्टमेटिक पेपर नहीं लाना पड़ता था बाकायदा डॉलीगंज स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। आज क्या हो गया, आप डॉलीगंज में है तो आप ये चीज को आपको वो साबित करना पड़ेगा, आप काउंसलर से चिट्ठी लाइए, आप यहाँ से वो लाइए, जो यहाँ परमानेंट पैदा, जैसा भी मेरा हम यहाँ का
मेरा हम बोले ना मेरा नाना जी फ्रीडम फाइटर, उनका मेरा मम्मी पैदाइश, उनका हम लोग, तो भी अपना बच्चा को हम लोगों को यही के अंदर से अगर हम डॉलीगंज छोड़ के हम स्कूल लाइन में भर्ती करना चाहे स्कूल में, तो हमको 50 पेपर जमा करना पड़ता है, हमको सबूत देना ही पड़ता है कि हम यहाँ का परमानेंट रेसिडेंशियल। लेकिन वहां का लोग आए, वही बच्चा लोग को भी वही 4 पेपर लेके एडमिशन दे दिया जाता है। तो उन बच्चों को जो पढ़ने का अधिकार तो सबको है ना? अधिकार है, लेकिन आप मेरा बात को नहीं समझ रहे। हम ये बोल रही है कि यहाँ का लोकल और बाहर के लोगों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जैसा कि कितना काफी लंबा टाइम से ये बात चल रही है कि आइलैंडर को यहाँ से जाने के लिए आइलैंडर कार्ड का बेनिफिट ये हो कि फ्लाइट का टिकट में कंसेशन मिले, लेकिन वो बात में ही रहेगी, आज तक कभी वो चीज इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो आप जब सांसद बनोगे तो आप इसको लाओगे? हाँ जी, सबसे पहला बात लोकल मुद्दा में, चाहे देखिए इतना लंबा अरसा से यही मामला चल रहा है पानी बिजली का, सबसे मेन मार्च आता तो पानी का किल्लत, मार्च आता तो बिजली का तो किल्लत। इसके लिए आपके पास क्या सुझाव, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जितना मेगावाट का वहां पे जनरेटर लगने का जरूरत है, एक बहुत बड़ा दूसरा प्रोजेक्ट में हम लोग ना उसको करके हम लोग ये चीज में देंगे जिसमें आम आदमी चाहे मजदूर हो चाहे आपको ऑफिस वर्कर हो, शाम को थक हार के घर आए तो उसको ये ना करना पड़े कि मेरे को और 25-30 हजार रुपए लेके जाके इन्वर्टर खरीद घर में लगाने तो का। समाधान क्या है, आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? बिजली की समस्या को आप कैसे सुलझाओगे? समस्या तो जैसे पहले सूर्य चक्रा चल रहा था, प्राइवेट से ले रहे थे, कैसे भी करके प्रोवाइड कराना है आपको। आप किसी चीज से हाथ नहीं झाड़ सकते कि मेरे से ये नहीं होगा। जनता जब आपको चुन के एक सीट में बैठाती है, चाहे वो प्रधान हो चाहे जिला प्रधान हो तो प्रधान करिए, जिला हो तो जिला करिए, और सांसद हो तो पूरा ऑल ओवर अंडमान निकोबार, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को देख के हम लोग कुछ फैसला नहीं ले सकते। नहीं, आप इसका समाधान बताइए ना। इसका जो अभी जो हम लोग बिजली की समस्या झेल रहे हैं अंडमान निकोबार के निवासी, इस समस्या को आपके पास क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है कि आप इसको ये समस्या को दूर कर पाओगे? सबसे समस्या को समाधान करने का वही बोले, जितना मेगावाट का बिजली का जरूरत यहाँ पे है, कभी भी हम लोग पूछते, कभी बार हम लोग पूछे कि भाई क्या हुआ है, जनरेटर खराब है, नया जनरेटर स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो इतना सारा कंज्यूमर जुड़ रहा है तो आपको बिल में पैसा भी आ रहा है, जितना नया बिल बन रहा है तो उनका आपको पैसा भी आ रहा है ना। तो इस समय जितना आप सर्वे करने से पिछले साल में कितना कम था और ये साल में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो पैसा आप जब ले रहे हैं तो एक नया जनरेटर एस्टेब्लिश करने में ऐसा कोई बहुत भारी मुद्दा नहीं है कि आप नहीं तो फिर अब तक क्यों नहीं करा है, क्यों नहीं जाने? इसलिए देखिए अभी लोग क्यों चाहते कि दूसरा कोई बैठे, क्या करप्शन है, क्या घोटाला है, जब कोई नया बैठेगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई क्या लगा। आपको पता है कि कोई नया ही बैठेगा? हो सकता है, देखिए हाँ, जरूरी नहीं है। कुछ कभी कभी बोलता नहीं, काफी लंबा टाइम होता तो लोग उग जाते, देते हैं, फिर बोलते कुछ भी नहीं हुआ, फिर इसको बदल के देखते कुछ नहीं। कभी तो ऐसा बोलता नहीं, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा भी हो सकता। चलिए, सड़क के मसले को आप कैसे सुलझाओगे? बिजली, पानी, सड़क पहले दे दी थी, लोग बोलेंगे NH वाला जो हाईवे का बाहर वो काम करेगा, हुआ बना, कुछ समय था सड़क तितर बितर हो गई, तो उसके बाद फिर अभी PWD को टेंडर दिया गया कि भाई आप करो। तो क्या यहाँ का लोक निर्माण विभाग क्या हमें रोड बनाने में सक्षम नहीं है ना? इतना साल मेरा फादर PWD का मजदूर हुआ करते थे, रिटायरमेंट हुए वहीं पे, कई साल जहां में कभी रोड था ही नहीं, जैसे दीर्घाटान, मिडिल स्टेट में ये सब। मैम आप इसका समाधान, ये सब जनता जानती है, जनता कई वर्षों से जो है सिर्फ नेशनल हाईवे को लेके ही नहीं, फिर अपने गली मोहल्ले के जो फुटपाथ है, अंडमान पोर्ट ब्लेयर शहर का जो सड़क है, गांव के जो सड़क है, सबका बुरा हालत है। आप MP बनना चाहते हो तो जनता ये जानना चाहेगी कि आपके पास क्या समाधान है, आप ऐसा क्या करोगे कि इन सारे सड़क के मसलों को आप ठीक कर पाओगे? हाँ जी, सबसे पहले तो सड़क, बिजली, जो आम आदमी का सबसे ज्यादा जरूरत वाला चीज, सड़क, पानी। सड़क की समस्या को आप कैसे सुलझाओगे ये बताइए? कैसे सुलझाएंगे? तो जैसा अंडमान लोक निर्माण विभाग को जैसा टेंडर दिया जाता है कि हाँ भाई टाइमली, एक तो सर बनेगा रोड, फिर उसके बाद उसमें चलेगा मेंटेनेंस वर्क, तो आपको नजर बनाए रखना है। आप खाली सांसद बने हो, आप एक सीट पर बैठे रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम अगर बनती है तो हम ऐसा फील्ड, आंगनवाड़ी से छोटा सा जो वो है आंगनवाड़ी मेन, वहां से लेके बिजली, पानी, सड़क, आपको आशा वर्कर में क्या परेशानी, पुलिस कर्मचारी जो हमारे काम करे, 12 घंटे ड्यूटी करे, 18 घंटे ड्यूटी करे, उनका क्या परेशानी है, या तो फिर सेक्रेटरिएट में जितने लोग हैं, जहां भी
आम मजदूर से लेके खास जो ड्यूटी करने वाले तो का जो आम परेशानी है, मेरा हाथ में जितना हम कर सकेंगे वो हम बराबर करेंगे। वो तो हर प्रत्याशी यही कहेंगे ना, सबके मैनिफेस्टो में यही लिखा होगा। बिजली पानी सड़क तो मेन मुद्दा रहेगा ही, उसके अलावा शिक्षा हो गया, फिर स्वास्थ्य को लेके हो गया, बेरोजगारी हो गया, आशा वर्कर्स जो आप कह रहे हो कि इतना इतना घंटा एनी टाइम उनको काम पे रेडी रहना पड़ता है, उसके बावजूद उन्हें 6, 7, 8 हजार रुपए तनख्वाह मिलता है। हाँ, ये सारे ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। जो भी पुराने एमपी रहे हैं, चाहे आप कुलदीप राय शर्मा जी कहिए या विष्णुपद राय जी कहिए या भक्ता सर कहिए, सबकी किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी। सबने अपने मैनिफेस्टो में यही कहा था कि हम ये सारे मुद्दों को सुलझाएंगे, ऐसी समस्या को नहीं होने देंगे अंडमान निकोबार में। मगर कुछ में सफल रहे, कुछ में असफल रहे। बिल्कुल। तो आप ऐसा क्या करोगे? जनता ये जानना चाहेगी ना कि आप अगर सांसद बनती हो तो आप ऐसा क्या करोगी? आप भी तो एलजी को लेटर लिखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में लेटर लिखोगे, संसद में आवाज उठाओगे। इसके अलावा आप तो वो ये तमाम जो एमपीज पहले रहे हैं उन्होंने तो किया है ये सारे। आप क्या अलग करोगे? हम लोग तो जो देखिए, हम ठहरी आम जनता, ठीक है, और हम आम जनता का परेशानी आम जनता का बीच में उतर के हम समझने का सबसे पहले तो वो कोशिश करेगी। ये नहीं कि हम सीट में बैठी, आपको आया मेरे सीट में बैठे एक समस्या लिखा दे दी, ऐसा नहीं होगा। हम अगर बनती है तो बनने का सबसे पहले हम गांव में उतर के जाएगी, लोगों का समस्या को पर्सनली सुनेगी। वो तो आप ऑलरेडी जानते हो ना, तभी तो आप बात कर रहे हो। फिर भी उससे काफी होएगा, काफी। अब जैसा हम आप बोले, हम कभी शायद निकोबार ना गई हो, वहां के लोगों का हम नजदीकी नहीं जानती हूँ, हड़बे नहीं गई हो, तो नजदीकी जब तक हम लोग किसी का रूबरू नहीं होंगे तो हम लोग उनका नजदीकी वाला समस्या नहीं हो सकता। वो समस्या छोटा ही होएगा, लेकिन इग्नोर कर दिया, हाँ ठीक है छोटा है चलता है जाने दो, ऐसा नहीं करी। अगर हम बनती है जनता, अगर हमको चुनती है तो जनता का माध्यम से जो द्वीप के लिए, जो द्वीप का लोगों का हित के लिए जो भी काम होगा, वो छोटा बड़ा या मजदूर या साहूकार ऐसा नहीं होगा, सब मेरे लिए बराबर है। जाति धर्म से उठ के ऊपर कि ये अगर हिंदू है तो उसका कुछ मतलब करेगा, वो मुसलमान है तो हम उसका काम नहीं करेगा, ईसाई है तो हम उसका काम नहीं करेंगे, ये सबसे परे सारा चीज से ऊपर उठ के हम लोग को काम करना है। बस हम ये सोचती कि जितना मेरा, देखिए हम है सिंगल पर्सन, किसी वक्त अगर कहीं रात बेरात भी कुछ होएगा तो हम तुरंत निकल के जा सकती है, जा सकती नहीं जाएगी ही है। हम पूरा चाहते कि हमें दीप का बेटी है और ये दीप के लिए अपना आप को हम पूरा समर्पित कर दे। अगर मेरे को जनता चुनती है तो मेरा 5 साल क्या मतलब 5 साल से ऐसे भी हम सोशल वर्क करती ही है और बैठाती है तो एक हो जाएगा कि पावर, वो पावर अगर मेरे को मिलता है तो मैं अपना पूरा का पूरा दीप को समर्पित करना चाहिए। और भी अनेकों मुद्दे हैं। देखिए आजकल दुनिया कहां से कहां चला गया है नहीं। यहाँ पर अंडमान निकोबार में अभी भी जो है इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या आप जानते हो। अगर यहाँ पे अच्छी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी अंडमान निकोबार में तो यहाँ के लोग भी ऑनलाइन बहुत कुछ कर पाएंगे, उससे भी जो है बेरोजगारी की समस्या दूर हो पाएगी। तो इंटरनेट के लिए आप क्या, अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी देने के लिए आपके पास कोई प्लान है? किस तरीके से आप सरकार को अप्रोच करोगे कि अंडमान निकोबार में अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी मिले? हाँ जी, वो भी प्लस आपको मैक्सिमम में तो इंटरनेट की भी बात है तो बहुत अपर क्लास है, जिसको जो पढ़ी लिखी है वही नेट यूज करेंगे, जो भी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तो देखिए अभी जो यहाँ में है नहीं, एक भी उद्योग यहाँ पे है नहीं। अगर उद्योग या कंपनी ऐसा कुछ हम अपना उसमें से करके करवा सके तो काफी बेरोजगारी कुछ हद तक तो हम लोग कम करने में सक्षम हो जाएंगे। सरकारी नौकरी के ऊपर आपको क्या कहना है? सरकारी नौकरी तो सभी चाहेंगे, तो सभी को सरकारी नौकरी मिलना बहुत कम है, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला मांग। अभी हम क्या बोले, लोकल और बाहर के लोग में यही वो कि अगर ऑनलाइन सिस्टम बंद होता, लोकल को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता तो काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को नौकरी मिलने का काफी संभावना है। लेकिन क्या हो जाता, जब भी कोई निकलता वो ऑनलाइन में चले जाता, तो बाहर के लोग भी एमए का अप्लाई करते और यहाँ से यहाँ का बच्चा लोग से ज्यादा उन लोग अपना सर्टिफिकेट को शो कर देते, तो जाहिर सा बात है सारा नौकरी बाहर वाले ले जा रहे हैं। क्यों बाहर वाले ले जाते हैं? क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम है। अगर ऑनलाइन तो यहाँ के लोगों के लिए भी है ना, बाहर के लोगों के लिए भी है, यहाँ के लोगों के लिए भी है, लेकिन नौकरियां बाहर वालों को क्यों मिल जाती है आपके हिसाब से? क्योंकि शायद उन लोग से ज्यादा सक्षम, हम लोग आइलैंड से ज्यादा सक्षम वहाँ के बच्चे होंगे। क्या वजह है? क्योंकि यहाँ का पढ़ाई लिखाई शायद कम होएगा या कुछ सुविधा उतनी अच्छी नहीं है ना। तो अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें और एक बात जो शिक्षा से जुड़ा वाला बात, अगर बनती हम सांसद है तो जितना स्कूल है, जितना सरकारी स्कूल है, लोग मैं उस पे आने वाला था। हाँ, जितना सरकारी स्कूल में उस तरह क्वालिटी का फैसिलिटी, टीचर आपको सुविधा जो दिया जाएगा कि जो आप लोग का जितने बच्चे हैं जो आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले लोग चाहेंगे कि मेरा बच्चा
सरकारी स्कूल में पढ़े। मतलब आप दिल्ली का मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने अपने सरकारी स्कूल का स्तर को इतना अच्छा किया है कि लोग अब चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो आप ऐसा कुछ प्राइवेट से निकाल के अपना बच्चों को सरकारी स्कूल में, हर वो चीज जो सरकार के लिए, देश का हित में, द्वीप का हित में जो भी होएगा, चाहे वो शिक्षा का जगह हो, चाहे मेडिकल का फैसिलिटी हो, जो भी जिसमें प्रेफरेंस हम अपना द्वीप को दे सके, हर मुद्दा में हर चीज के ऊपर काम करेंगे हम, अगर बनती है तो। जाए कभी जीवी बन जाइए, हम खुद उस चीज का शिकार हुई है। किसी को आप लेके जाइए, वहां में जितना फैसिलिटी होना चाहिए आम आदमी के लिए, कोई भी हो, उसमें चाहे आपका लेबर पेशेंट हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें व्हील चेयर, ये टूटा वो फूटा, ये एडमिनिस्ट्रेशन को वो होश ही नहीं कि भाई ये मेरा सबसे बड़ा जो ऑल ओवर अंडमान निकोबार में एक ही बड़ा अस्पताल है जिसमें आपको सारा फैसिलिटी है, और इमरजेंसी में लास्ट में रेफर करके आपको जीबी पंथ ही पहुंचा देता है। तो जीबी पंथ का जो परिस्थिति है, कई लोग, आपको पता है पिछला कुछ साल में गलत इंजेक्शन, गलत कुछ का वजह से कई डेथ इसमें हुआ है, आपको जीबी पंथ में डेथ हुआ है। तो वो सारा चीज को हम लोग को मतलब बारीकी से हर वो चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा जो द्वीप से जुड़ा है। मैम सही बात है, आप जो मुद्दा कह रहे हो, आई एम श्योर कि हमारे जो द्वीपवासी हैं वो इन सारे मुद्दों को जानते हैं, और यही उनकी परेशानी है कि ये सारी समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप ऐसा क्या करोगे कि और इन समस्याओं का समाधान निकाल पाओगे। अगर आप इन समस्याओं को गिनाओगे जनता के सामने तो उसका समाधान नहीं है ना, गिनाना तो समाधान नहीं है। आप क्या करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन को, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज को, डीएचएस को, मिनिस्ट्री को आप लेटर लिखोगे, निवेदन करोगे, धरना प्रदर्शन करोगे, तो ये सब तो कई संस्थानों ने भी किया है, पुराने एमपीज ने भी किया, उनकी पार्टियों ने भी किया है। समाधान कहां तक निकला ये हम सबसे छुपा नहीं, हम सब जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जनता के जनता को क्या आश्वासन दोगे कि आप ऐसा कुछ करोगे जिससे जनता आपकी बातें सुनकर संतुष्ट हो और वो आपको वोट करे। देखिए, जब तक वो हमको बैठाएंगे नहीं तब तक तो उनको हम क्या करने वाली वो पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। जब अगर वो हमको अगर बैठाते हैं, चुन के बैठाती है जनता, तो फिर हम लोग अपना वो उनको प्रेजेंटेशन उस वक्त दे सकते हैं। भाई चलो, जैसे देखिए जनता चुन के बैठा सकती है तो जनता उतार भी सकती है ना। तो एक बार वो हमको मौका तो दे। सब कुछ मुंह जबानी नहीं बोला जाता, आपको करके दिखाना पड़ता है कि नहीं। हम तो जुमला बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देगी कि भाई ऐसा कर, नया क्रांति ला देगी देश में, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। हम दावा पेश नहीं करना चाहती, हम ऐसा प्रेजेंटेशन करके दिखाना चाहती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए उषा जी। ये थी उषा जी जो डॉलीगंज की निवासी है पोर्ट ब्लेयर में, और उन्होंने बहुत सारे हमारे सवालों के जो है जवाब दिए, और उनका ये कहना है कि वो कह कर नहीं करके दिखाना चाहती है। अगर उन्हें मौका मिलेगा, आप लोगों का साथ मिलेगा और उन्हें सांसद बनाया जाएगा, तो वो जो है ये जो सारी समस्याएं जिससे आम जनता जूझती है अंडमान निकोबार में, फिर चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य, शिक्षा हो, बिजली, पानी, सड़क हो, इन सारी समस्याओं का उनके पास समाधान जरूर रहेगा। और जो भी पहले हुआ है उससे कुछ अलग ही करेंगी, मगर वो चाहती हैं कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो जो है इन सारी समस्याओं का हल निकाल पाए। उनका एक बहुत अहम मुद्दा ये है कि अंडमान निकोबार में जिस तरीके से बाहर मुख्य भूमि से जो लोग यहाँ पर आते हैं, और इससे आबादी बढ़ती है, और इससे जो यहाँ के प्री-42 हो गए, आइलैंडर्स हो गए, उन लोगों को जो सुविधाओं में कमी आ रही है, और इस पर उनका ज़्यादा जोर रहेगा, और वे प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ कानून यहाँ पे लाएं जिससे जो है मुख्य भूमि से आने वाले लोग जो है किसी कारण से ही यहाँ पर आए, चाहे वो घूमने फिरने आए या काम करने के लिए कुछ नियमित समय तक काम करें और यहाँ से वो चले जाए, यहाँ पर हमेशा के लिए ना बसे, ऐसा कुछ करे। तो इससे जो है अंडमान निकोबार के जो निवासी हैं उनको जो मिल रही सुविधाएं हैं उसमें कमी ना हो। ये सारी मुद्दों को लेकर जो है उषा जी इस बार लोकसभा 2024 इलेक्शन में उतरने वाली है। जैसा मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि उनका चुनावी चिन्ह जो है वो है बांसुरी, फ्लूट। अगर आप उषा जी को जो है अपना अगला सांसद चुनना चाहते हैं तो फिर आपको ये याद रखना होगा कि आपने जो है बांसुरी के बटन में वोट देना है ताकि वो जो है अगला एमपी बन सके। हमसे बात करने के लिए और हमारे जनता को कई सारे सवालों का खुलकर जवाब देने के लिए उषा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें माफ़ कीजिएगा अगर कोई भी हमारा सवाल आपको ठेस पहुंचाया हो या गलत लगा हो, क्योंकि ये जो है बहुत आम सवाल है जो हर जनता, गली मोहल्ले,
दुकानों में, चाय की दुकानों में बैठ के बात करती हैं। तो उन्हीं सब बातों को हमने आपके सामने रखा, जिसका आपने भी जो है बखूबी जवाब दिया। हम एक बार फिर आपको धन्यवाद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और डेफिनेटली हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, अगर आज की एपिसोड से जुड़ी कोई भी प्रश्न आपके दिलो दिमाग में आता है तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हम प्रयास करेंगे कि हम आप लोगों को उन सभी सवालों का उत्तर दे सकें। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।